जीएस नाइट पॉलिटी स्पेशल संविधान का निर्माण। आज हम लोग इस चैप्टर में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम सभी के जो संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में एक माइंड मैप तैयार हो जाएगा, ताकि उसके आगे आने वाले चैप्टर्स में हम उसको आसानी से और ब्रीफ रीडिंग के ज़रिए समझ सकें। तो बिना किसी देरी किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत किन किन चीज़ों को पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान, आज ये क्लास 1 है, उसके बाद हम लोग 2-3 क्लास और लेंगे और इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो हमें सबसे पहले प्रस्तावना के बाद भारतीय संविधान की उत्पत्ति, भारत शासन अधिनियम 1935 एवं अन्य अधिनियम हम लोगों को पढ़ना होगा इसके अंदर। उसके बाद फिर हम लोग नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा की भूमिका, संविधान सभा के प्रमुख विशेषताएं और लास्ट हम लोग Q&A करेंगे। असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। प्रस्तावना। तो प्रस्तावना, जैसे कि हम लोग पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो अपनाना और लागू करना, इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो अपनाने की जहाँ तक बात आती है, तो अपनाने को हम लोग इस 26 नवंबर 1949 को हम लोग ने अपनाया। इसका मतलब ये होता है कि इस दिन संविधान सभा ने इसे अंतरिम रूप दिया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ठीक इसके 2 महीने बाद, मतलब कि 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरीके से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि आज ही के दिन, मतलब कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की आज़ादी का मूल उत्सव मनाया था, जो कि 26 जनवरी 1930 को था। इसी दिन हमें मूल आज़ादी मिली थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर 1949 को नाम गणतंत्र दिवस मना करके 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। हालांकि 26 नवंबर 1949 को जब ये अपनाया गया, मतलब कि इस संविधान को अंतरिम रूप दिया गया, तो इसमें नागरिकता चुनाव, अस्थायी संसद और अन्य संबंधित प्रावधान लागू कर दिए गए थे। अब बाकी जितने भी प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अपनाना और लागू करने का मतलब क्या होता है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब बात आती है भारतीय संविधान की उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए, भारत के संविधान में सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रावधान मौजूद हैं। मतलब सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं। ये उनको भी दिए गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं। और इन सभी चीज़ों, अधिकारों की पूर्ति करने के लिए विधायी संस्थाएं मौजूद हैं। हालांकि विधायी संस्थाएं अंग्रेज़ों के समय में भी मौजूद थी, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, अपने हितों को पूरा करना, अपने औपनिवेशिक हितों को पूरा करना था। जबकि संविधान सभा द्वारा किए गए प्रावधान जो थे इसके ठीक विपरीत थे। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 के बीच विचार विमर्श की उपज है। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1947 को हुई थी। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक हुई थी। ये यहाँ से हमारे संविधान की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी। तब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या बात है। तो अब सबसे पहली बात आती है भारत शासन अधिनियम। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम। तो आखिर ये भारत शासन अधिनियम क्या है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद हुआ क्या कि कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन करके ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में उसके शासन को ले लिया और वो ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट भारत को नियंत्रित करने लगी थी। भारत के शासन में वो लिप्त हो गई थी। तो सबसे जब 1857 का युद्ध हुआ तो कुछ चीज़ें जो हुई, जो परिवर्तित की गई, वो तो सबसे पहले थी कि गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। दूसरी चीज़ जो थी वो आप लोगों को इस तरीके से कहा जा सकती है कि सबसे पहले एक भारत सरकार अधिनियम लाया गया, जिसे हम लोग भारत सरकार अधिनियम
1858 कहते हैं। और इस अधिनियम के अंतर्गत दो तरीके का ढांचा सामने आया शासन का, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में शासन का जो था दो तरीके का ढांचा सामने आया था, जो था एक केंद्रीकृत ढांचा और विकेंद्रीकृत ढांचा। अब ये केंद्रीकृत ढांचा और विकेंद्रीकृत ढांचा क्या होता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि हमें आगे समझ में आए कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार हुई थी। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके अंतर्गत जैसे कि केंद्रीकृत ढांचा और विकेंद्रीकृत ढांचा क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग केंद्रीकृत ढांचे के बारे में बात करते हैं। केंद्रीकृत ढांचा वहां लागू किया गया था जिसका सीधा नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। मतलब कि उस राज्य में जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल था, या जो वो राज्य जो ब्रिटिश राज्य के सीधे अधीन थे, और ये जो क्षेत्र थे ब्रिटिश इंडिया प्रांत के रूप में जाने गए। इन क्षेत्रों को ब्रिटिश इंडिया प्रांत कहा गया और यहाँ ब्रिटिशों का सीधा नियंत्रण था। जबकि विकेंद्रीकृत ढांचा वहां लागू किया गया जहां पर ब्रिटिश राज्य का सीधा कोई नियंत्रण नहीं था, और ये जो क्षेत्र थे भारतीय राजाओं के अधीन थे। और इन्हें शाही राज्य या देशी रियासत कहा जाता था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि देशी राज्य किसे कहा जाता था या फिर शाही राज्य किसे कहा जाता था, देशी रियासत किसे कहा जाता था। तो वैसे राज्य जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा या डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं था, यहाँ इस राज्य में भारतीय राजाओं के अधीन थे ये राज्य। हालांकि ये जो राज्य थे, भारतीय राज्य जो थे या फिर शाही राज्य, देशी रियासत जो भी थे, ये अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन थे और लेकिन आंतरिक रूप से वे स्वतंत्र थे। अब रही बात आती है कि भारत सचिव। तो भारत के मामलों को देखने के लिए भारत सचिव नामक एक पद की स्थापना की गई थी, जिसमें 15 सदस्य होते थे, जो 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल भी कहा जाता था। और उनकी सहायता के लिए भारत में वायसराय होता था। वायसराय ही भारत के कार्यभार देखता था। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं आगे कि ये तो बात हो गई कि केंद्रीकृत ढांचा विकेंद्रीकृत ढांचा, भारत सरकार अधिनियम 1858, जो कि एक इम्पॉर्टेंट अधिनियम था, सबसे पहला अधिनियम था 1857 के युद्ध के बाद। उसके बाद एक आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अब ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम क्या है, तो इस अधिनियम के तहत हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार का सिर्फ मकसद एक ही था कि अपने हितों को, अपने फ़ायदे को देखना। तो उसके लिए इन्होंने भारत में के लोगों को कुछ सत्ता सुपुर्द की थी, और 1919 में एक अधिनियम लाया था जिसमें राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। द्वैध शासन और ये क्या होता है, ये हम लोग आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पर भारतीयों को कुछ हिस्सा शासन के लिए दिया गया था, और राज्य में या फिर जितने भी विषय होते हैं, मतलब कि जितना भी चीज़ें होती है, जैसे कि भूमि, सिंचाई, न्यायिक मामले, राजस्व के स्रोत, इन सभी चीज़ों, इस टाइप की अन्य चीज़ों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक था स्थानांतरित विषय और दूसरा है आरक्षित विषय। अभी स्थानांतरित विषय क्या होता है और आरक्षित विषय क्या होता है। स्थानांतरित विषय वो था जिसको कानून बनाने का अधिकार राज्यपाल को था, जबकि आरक्षित विषय वो होता है जिसको कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास होता है। और राज्यपाल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का आदमी होता था, और वो जो होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। यहाँ हम लोग को बात समझ में आ गई कि भारत सरकार अधिनियम क्या होता है, आरक्षित विषय और अनारक्षित स्थानांतरित विषय क्या होता है। स्थानांतरित विषय वो होता है जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्यपाल को था, जबकि आरक्षित विषय वो है जिसमें कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास था। अब एक सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो अब ये भारत सरकार अधिनियम क्या है, तो भारत सरकार अधिनियम जो था अन्य अधिनियमों से थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर जो ब्रिटिश इंडिया के जो प्रांत थे, वहाँ की सरकारें एकात्मक या केंद्रीकृत थी, और अर्थात मतलब कि हर स्तर पर वही सरकार कार्यरत थी। बल्कि पिछले जितने भी अधिनियम थे वहाँ पर सभी एक तरीके की एकात्मक सरकार थी, लेकिन ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था वो प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता है। इसके लिए सबसे पहले तो अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। इस संरक्षण में अल्पसंख्यकों जैसे कि आप लोग मान सकते हैं मुस्लिम, सिख, पारसी, यूरोपियन एवं एंग्लो इंडियन समुदाय
इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थे कि इसमें जो थे क्या कहते हैं, देश के जो जितने भी विषय हैं उनको 3 सूचियों में बांट दिया गया था। जो 3 सूचियां हैं वो है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच मतभेद को दूर करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। केंद्रों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था। पहले भारत से बर्मा जुड़ा हुआ था और रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 1935 जो अधिनियम है भारत सरकार का, इसके बारे में पंडित नेहरू का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कोट है, जो ये है कि एक ऐसा अधिनियम था जो एक जिसके चारों ओर ब्रेक्स थे। मतलब कि एक ऐसा इंजन था जिसके चारों ओर ब्रेक्स थे। इस अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, आगे के आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए GS नाइट, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।